नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बारे में। साथ में हम देखेंगे मेलडी का प्रयोग। अंत में हम बात करेंगे स्वरमापी सोनोमीटर के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बारे में। देखिए, जो अप्रगामी तरंग है ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। देखिए, सुन लीजिए क्या होती है अप्रगामी तरंग। कि जब दो तरंगे जिनका आयाम और आवृत्ति समान होती है एक दूसरे की विपरीत दिशा में संचरित होती हुई जब आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। उस नई तरंग के कुछ बिंदु स्थिर रहते हैं जबकि कुछ बिंदु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं और वो जो तरंग है वो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, माध्यम के अंदर ऊर्जा का संचरण नहीं करती, तो उस तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहा जाता है। क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे किसी डोरी में अप्रगामी तरंग, देखिए निर्माण कैसे होता है, फिर हम बात करेंगे उस अप्रगामी तरंग की आवृत्ति की। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसी डोरी के अंदर अप्रगामी तरंग कैसे निर्मित होती है। इसके लिए हमें एक डोरी लेनी पड़ेगी और वो डोरी तनी हुई डोरी होनी चाहिए। डोरी भी कैसी होनी चाहिए? तनी हुई डोरी होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहां पर इस डोरी को दो दृढ़ आधारों के मध्य बांध देता हूं, कस देता हूं। अब इस डोरी को एक जगह से थोड़ा सा विस्थापित करके हम यदि यहां से छोड़ दें तो एक तरंग इस तरीके से यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। ये तरंग इधर जा रही है, ठीक है, तो इसको तो हम इस सिरे पर जाकर ये टकराएगी। टकराने के बाद में ये इस तरीके से एक तरंग वापस इस तरफ आएगी। तो ये तो जो तरंग है वो है आपतित तरंग, ये जो तरंग है वो है परावर्तित तरंग। यहां पर समझ लें, एक तरंग आ रही है तो दूसरी तरंग जा रही है, और जब ये दोनों तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है और उस नई तरंग को ही हम क्या कह रहे हैं? अप्रगामी तरंग कह रहे हैं। देखिए, जिसका कुछ बिंदुओं पर तो जो विस्थापन है वो शून्य होता है, जिन्हें हम निस्पंद कहते हैं, नोड कहा जाता है। एन से पुट करते हैं, ये मैंने यहां पर नोड दिखाए हैं, निस्पंद दिखाए हैं। कुछ बिंदुओं पर जो विस्थापन होता है वो अधिकतम होता है, उनको हम एंटी नोड कहते हैं। प्रस्पंद कहा जाता है, ए से पुट करते हैं। क्लियर। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, यहां पर भी समझ लीजिए कि देखिए लगातार दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/2, लगातार जो एंटी नोड है उनके बीच की भी जो डिस्टेंस है वो λ/2, और एक एंटी नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 होती है। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब हम किसी डोरी के अंदर उत्पन्न जो तरंगे हैं, अप्रगामी तरंगे हैं, उसका पहला तरीका देख लेते हैं। पहले तरीके को हम कह रहे हैं फर्तम विधा। विधा का मतलब होता है तरीका। पहला तरीका कौन सा हो सकता है? देखें, फर्तम विधा। देखिए, ये हमारे पास में डोरी है, ये इस तरीके से हम डोरी लेकर चल रहे हैं और इस डोरी को हमने दो दृढ़ आधारों के मध्य कसकर बांध दिया है। क्लियर। देखिए, इस डोरी की लंबाई है वो हम लेकर चल रहे हैं L। डोरी की लंबाई कितनी लेकर चल रहे हैं? L लेकर चल रहे हैं। इसके मध्य भाग को हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो इस डोरी के अंदर इस तरीके की तरंग उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है फर्तम विधा। इसको हम मूल विधा भी कह सकते हैं। मूल तरीका भी यही होता है। पहले इससे जो अप्रगामी तरंग का पहला तरीका वो यही है। तो यहां पर नोड प्राप्त होगा, जो दृढ़ सिरा है वहां पर नोड प्राप्त होगा और बीच में यहां पर एंटी नोड प्राप्त होने वाला है।
तो यहां से यहां तक की जो तरंग दैर्घ्य है वो λ1/2 हो जाएगी। और यहां से आप देखेंगे कि ये जो λ1/2 है ये L के बराबर होगी, λ1 है ये 2L के बराबर होगा। यहां पर मैं आवर्ती की बात करूं तो V बट्टे में λ1, तो ये आ जाएगा V बट्टे में 2L। और V का जो मान होता है ये हम जानते हैं कि 1 बट्टे में 2L अंडर में T/m भी इसको हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोरी है इस डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है उसका वेग का फॉर्मूला होता है अंडर में T/m, जहां T डोरी में उत्पन्न तनाव है और स्मॉल m है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरी विधा, द्वितीय विधा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 भाग से इसकी जो टोटल लेंथ है उसकी 1/4 लंबाई पर इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें। तो ये देखिए ये तरंग तो जाएगी, यहां से टकराएगी और उसके अंदर 180 का कलांतर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमें अपरिगामी तरंग प्राप्त होने वाली है। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये यहां पर नोड, ये भी नोड और यहां पर भी नोड प्राप्त होने वाला है। ये जो तरंग दैर्घ्य है वो यहां से यहां तक ये λ2 है और इसको मैं 2λ2/2 भी कह सकता हूं, जो कि L के इक्वल है। देखिए 2 गुणा में λ2/2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये λ2/2 है। देखिए ये पहली विधा में जो तरंग दैर्घ्य है उसको हमने λ1 से पुट कर दिया, दूसरी विधा में जो तरंग दैर्घ्य है उसको λ2 से पुट कर दिया, और ये देखो यहां से लेकर यहां तक होती है λ2/2 और तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इसलिए 2λ2/2 इसको मैंने पुट कर दिया। अब 2 से 2 क्यों नहीं काट रहे अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो वैल्यू है वो है L के बराबर, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, L2 बराबर 2L/2 प्राप्त हो गया, λ2 बराबर 2L/2। क्लियर? यहां पर इस विधा के अंदर जो आवर्ती है N2 बराबर V बट्टे में λ2 और λ2 का मान कितना है 2L/2, तो इसे हम 2 बट्टे में 2L अंडर में T/m इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि V की जो वैल्यू है वो अंडर में T/m के इक्वल है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरा तरीका, तीसरी विधा। जो तृतीय विधा है वो क्या है देख लीजिए, वही हम डोरी ले रहे हैं L लंबाई की ही। अब की बार हम इसको 1/6 वाले भाग से, इसकी लंबाई का 6वें भाग से इसको थोड़ा सा विस्थापित करके यदि हम इसको छोड़ दें तो इसके अंदर अपरिगामी तरंग उत्पन्न हो जाएगी। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, अपरिगामी तरंग उत्पन्न हो जाती है। ये यहां पर एंटी नोड, यहां पर भी एंटी नोड, यहां पर भी एंटी नोड। ये जहां पर विस्थापन 0 होता है वहां पर नोड होगा निष्पन्न, जहां पर विस्थापन अधिकतम होता है वहां पर प्रस्पंद प्राप्त होता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2, तो ये हो गया 3λ/2 और यहां पर जो लैम्बडा इसको हमने λ3 से पुट कर दिया है। ये जो टोटल लेंथ है वो L के बराबर है, तो ये वाली जो राशि है वो L के इक्वल हम पुट कर देंगे, तो 3λ3/2 ये L के इक्वल है। तो यहां से λ3 बराबर कितना आ गया, 2L/3 आ गया। N3 बराबर हम क्या पुट कर देंगे, इस स्थिति में जो आवर्ती वो कितनी हो जाएगी, V बट्टे में λ3, V बट्टे में λ3। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में 3V, क्योंकि λ3 पुट करेंगे तो यहां से आएगा λ3 की
12 बट्टे में 3, तो 3 ऊपर चला गया और यहां से 3/12 अंडर में t/m भी इसको हम पुट कर सकते हैं। ये मैंने 3 विधा आपके सामने रखी है। पहली विधा के अंदर यहां पर 1 लूप था, दूसरी विधा में 2 लूप थे, तीसरी विधा में 3 लूप थे। और यदि मैं यहां पर ये लेकर चलूं कि भाई जो विधा है वो पीवें क्रम की है, पीवें क्रम की विधा के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए पीवें क्रम की विधा में पी लूप होंगे। कितने लूप होंगे? पी लूप होंगे। और जब पी लूप होंगे देन यहां से हमारे पास में आवर्ती कितनी आ जाएगी, NP बराबर P बट्टे में 12। देखो एक बार समझ लेते हैं इसको। आवर्ती का फॉर्मूला होता है V बट्टे में लैम्बडा, तो यहां से V बट्टे में लैम्बडा P, और लैम्बडा P का मान कितना है 12 बट्टे में P, ये हो गया। और यहां पर V की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर में t/m पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आवर्ती का फॉर्मूला आ गया है, सूत्र प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, यहां पर इन सभी विधाओं के अंदर जो आवर्तियों का अनुपात है वो कितना होगा, देख लीजिए n1 अनुपात n2 अनुपात n3 अनुपात ... बराबर। आप यहां से रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 1:2, इन दोनों का करेंगे तो 2:3। इसी प्रकार से देखिए क्या मिल जाएगा, 1:2:3 ... ये हमें प्राप्त होने वाला है। यहां से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है वो भी देख लीजिए कि जो डोरी के अंदर तरंगे उत्पन्न होती है उसमें सभी प्रकार की स्नादियां उत्पन्न होती है। स्नादि का मतलब है मूल जो आवर्ती है उसके कितने गुणा में नेक्स्ट जो आवर्तियां हैं, दूसरी जो आवर्तियां हैं वो कितने गुणा में है। तो देखिए पहली जो आवर्ती है ये मूल आवर्ती है, ये इसको हम प्रथम स्नादि आवर्ती भी कह सकते हैं, प्रथम गुणावर्ती भी कह सकते हैं। तो ये देखिए प्रथम स्नादि या मूल आवर्ती, ये है द्वितीय स्नादि और प्रथम अधिस्वरक, और ये है तृतीय स्नादि द्वितीय अधिस्वरक। और ये जो द्वितीय स्नादि आवर्ती तृतीय स्नादि आवर्ती, ये मूल जो आवर्ती है उसके 2 गुणा में 3 गुणा में इस तरीके से है। तो इसका मतलब है कि डोरी के अंदर प्रथम स्नादि द्वितीय स्नादि तृतीय स्नादि सारी की सारी मौजूद होती है। इट मीन सम और विषम दोनों प्रकार की स्नादियां उत्पन्न होती है। जब हम बात करेंगे आगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पढ़ेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे किसी ऑर्गन पाइप के अंदर उत्पन्न अपरिगामी तरंग के बारे में। तो ऑर्गन पाइप के अंदर जो अपरिगामी तरंगे उत्पन्न होगी उसमें एक स्थिति के अंदर विषम स्नादि आवर्तियां ही प्राप्त होगी, और एक स्थिति के अंदर जैसे डोरी में उत्पन्न होती है वैसे ही प्राप्त होने वाली है। तो खुले ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप 2 स्थितियां वहां पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर तो क्लियर कर लीजिए कि जो आवर्तियों का अनुपात है वो 1 2 3 4 इस तरीके का होता है, अर्थात इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की स्नादियां उत्पन्न होती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये जो अपना टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा थोड़ी सी मेल्डी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेल्डी का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, एकदम सीधा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर क्या है कि एक संवृत्त यूज में लेते हैं और उस संवृत्त की एक भुजा को हम एक मेल्डी का प्रयोग, पहले तो मैं बात कर लेता हूं संवृत्त। वैसे हम संवृत्त को आगे वैसे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो संवृत्त में क्या होता है, एक स्टील का मजबूत इस तरीके की आयताकार पट्टिका होती है, उसको मोड़कर यू आकार बना देते हैं और यहां पर उसमें एक आधार इस तरीके का हत्था, बेलनाकार हत्था भी लगा देते हैं। तो ये बनता है संवृत्त। ये जो आकार हमने आकृति दिखाई है ये संवृत्त की आकृति हमने दिखाई है। और देखिए इन संवृत्त के अंदर
अलग अलग आवर्ती वाले संवृत्त होते हैं। जब इनकी भुजा को किसी पेड़ से वस्तु से मारकर यदि कंपित करवाएं तो इनकी अलग अलग आवर्ती से ये कंपन करते हैं। इन भुजाओं के अंदर इस तरीके से मारा जा रहा है तो इनमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी, जबकि इस भाग में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होगी। हालांकि आवर्ती इनकी सबकी सेम ही होती है, दोनों भुजाओं की आवर्ती सेम होती है, इसकी आवर्ती भी सेम होती है। ये दोनों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी ऐसे मारने पर, इस तरीके से मारने पर, और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी। जैसे ये हो सकता है 256 हर्ट्ज का हो, 312 हर्ट्ज का, 512 हर्ट्ज का, इस तरीके से इनकी आवर्ती होती है। क्लियर। अब यदि हम क्या करें, इसकी एक भुजा से, इस भुजा से यहां से हम एक डोरी ले और उस डोरी को एक घिरनी के ऊपर से होते हुए लटका दे। ये हमारे पास में एक घिरनी है और इस घिरनी के ऊपर से इस डोरी को लटका दे, यहां पर कुछ द्रव्यमान भी लटका दिया जाए। यहां पर हमने स्मॉल m द्रव्यमान लटका दिया है, तो इस डोरी के अंदर कैपिटल T तनाव उत्पन्न हो जाता है। कितना तनाव उत्पन्न हो गया? कैपिटल T तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, यदि यहां से हम देखें, बात करें कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यहां से यदि इसको मारेंगे तो इसके अंदर एक तरंग उत्पन्न होगी और उस तरंग के अंदर हम लूपों की संख्या हम P कंसीडर कर लें। जैसे इसकी जो लंबाई है वो मैं यहां पर लेकर चलूं कि L इसकी लंबाई है डोरी की, और यहां पर ऐसे ये जो डोरी हमने दिखाई है उसके अंदर इस तरीके से अपरिगामी तरंग उत्पन्न हो जाती है। डोरी की लंबाई है स्मॉल l के इक्वल। देखिए, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे कि भाई जैसे P लूप बनते हैं, P लूप के लिए अपरिगामी तरंग के अंदर कितने, डोरी के अंदर जो अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है उसमें P लूप बनता है, तब जो आवर्ती का फॉर्मूला है P बट्टे में 2L अंडरूट में T/m, ये फॉर्मूला होता है। यहां से मेलडी ये कहते हैं कि यदि लंबाई आप समान रखते हैं, प्रत्येकांक लंबाई का द्रव्यमान यदि चेंज नहीं होता, एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है, तो P और अंडरूट T का गुणनफल है ये कांस्टेंट रहता है। इनके प्रयोग से यही प्राप्त हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया कि P और अंडरूट T है, उन दोनों की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे जैसे तनाव इंक्रीज होता है, जो लूपों की संख्या है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। T बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर। तो यहां से देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं कि P है वो व्युत्क्रमानुपाती है तनाव के वर्गमूल के, और यहां से हम P1 बट्टे में P2 बराबर अंडरूट में T2 बट्टे में T1 भी इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। ये समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा सोनोमीटर के बारे में। तो देखिए, ये मेलडी का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आ गया, तो इसी के आधार पर मेलडी का एक नियम है। मेलडी का नियम यही है कि किसी डोरी के अंदर उत्पन्न जो अपरिगामी तरंग है उसमें लूपों की संख्या और तनाव के वर्गमूल का गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है, या आप ये कह दीजिए कि जो लूपों की संख्या है वो तनाव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है मेलडी का नियम। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया, नियम ये है। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करूंगा सोनोमीटर के बारे में। सोनोमीटर होता क्या है, कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे। अब हम बात करेंगे सोनोमीटर के बारे में, स्वरमापी के बारे में। देखिए, सोनोमीटर क्या है, मैंने इसका जो डायग्राम है वो आपके सामने रख दिया है, समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एक आयताकार बॉक्स है, लकड़ी का बना हुआ है, खोखला है अंदर से, और ये 1 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होगा? 1 मीटर लंबा होगा।
खोखला होता है। ये यहां पर दो छेद होते हैं, इसके इस भाग से यहां से दृढ़ आधार से एक तार बांध देते हैं। ये लगभग 1 मीटर लंबा तार है और ये एक प्रायोगिक तार होता है। इसका घनत्व हमें पता होता है, इसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं और यहां से इस तार को एक घिरनी से होते हुए कुछ द्रव्यमान से यहां पर हम लटका देते हैं। ठीक है, इस तार को दो ब्रिज से होकर गुजारा जाता है। दो सेतु होते हैं, उनको टाइट कर, ऐसे लकड़ी के ही होते हैं और इनके ऊपर से होकर ये वायर गुजरता है। क्लियर? इन सेतु को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रायोगिक व्यवस्था हुई। अब प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग के लिए क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं एक संवृत्त। संवृत्त मैंने बता दिया किस तरीके से उसका आकार होता है और कैसे ये काम करता है। देखो, इसको एक पैड से, प्लास्टिक की वस्तु से मारकर इसको कंपन करवा सकते हैं। यहां पर ये जो डोरी आप देख रहे हैं, इसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति है, डोरी की स्वाभाविक आवृत्ति, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। n बराबर 1/12 अंडररूट में T/m। किसी डोरी में उत्पन्न अपरिगामी तरंग की जो आवृत्ति है, उसका फॉर्मूला n बराबर 1/12 अंडररूट में T/m। T तनाव होता है और स्मॉल m है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इस संवृत्त को, जो संवृत्त द्विभुज है, इसको कंपित करवाएंगे और कंपित करवाने के पश्चात इसकी ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा को यहां पर, इसको हम नादपट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नादपट। इस नादपट पर इस तरीके से रख देते हैं, जैसे ये चौक है, इसी की भांति यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो ये जो बॉक्स है, इसमें कंपन क्रिएट होगा और जो कंपन है वो इन दोनों सेतु से होकर इस तार में भी कंपन क्रिएट होगा। क्लियर? तो उस कंपन के कारण से यहां पर हम लटका देते हैं एक तार या कागज का छोटा सा, हमने एक राइडर उसके ऊपर रख देते हैं जो कि घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो यहां से जब उस संवृत्त को यहां पर रखेंगे तो यहां से आवर्ती है, कंपन होगा, कंपन यहां से इन सेतु में जाएगा, सेतु से इस तार में जाएगा, तार कंपित होगा, तार में क्या होगी? एक अपरिगामी तरंग निर्मित होगी। क्लियर? अब देखें, हम यहां से सेतु की डिस्टेंस कम करेंगे। पहले अधिकतम डिस्टेंस पर रखेंगे, फिर उसको कम करते करते पास में लेकर आएंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पर जो राइडर है वो तेजी से गति करेगा और एक स्थिति, चरम स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर राइडर है बहुत तेजी से गति करेगा, या कागज का राइडर है तो वो गिर जाएगा उसके ऊपर से। तो उस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, और वो अनुनाद की फर्तम विधा होती है। क्या होती है? फर्तम विधा। तो ये वैसे कक्षा 11 में एक्सपेरिमेंट में भी शामिल है, एक्सपेरिमेंट भी इसका किया जाता है। तो फर्तम अनुनाद की स्थिति में जो लेंथ है, यहां पर एक स्केल लगी होगी, वो लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। द्वितीय विधा के अंदर भी फिर बाद में और नजदीक लाते जाते हैं, लंबाई कम होगी, आवृत्ति इंक्रीज होती जाएगी। तो द्वितीय विधा इस तरीके से, एक्सपेरिमेंट तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहां पर समझा देता हूं ये कैसे काम करता है कि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति और जो आप संवृत्त ले रहे हैं उसकी आवृत्ति जब सेम हो जाती है, जब दोनों की आवृत्ति, मतलब संवृत्त की आवृत्ति ही इसकी आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति में मेरी बात को सुनना, इस चीज को समझ लीजिए कि आपके पास में तार है, उसकी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है। ठीक है, वो जो तार है वो उस आवृत्ति से कंपन करता है। अब आप उसको बाह्य आवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं संवृत्त की सहायता से। जब बाह्य आवृत्ति संवृत्त के द्वारा प्रदान की जा रही है, वो बाह्य आवृत्ति और इस तार की खुद की स्वाभाविक आवृत्ति दोनों जब सेम हो जाती है, तो इस तार में जो कंपन हो रहे हैं उसके आयाम बढ़ जाएंगे और आयाम बढ़ने से इसमें जो राइडर है वो तेजी से गति करेगा, या जो कागज का राइडर होता है वो नीचे गिर जाता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। और अनुनाद की स्थिति के अंदर ये आवृत्ति और अनुनादी जो आवृत्ति वो सेम हो जाएगी, 1/12 अंडररूट में T/m। और यदि यहां से T तनाव ज्ञात करें तो यहां से तनाव देखो,
इसका द्रव्यमान यदि यहां पर हमने कैपिटल एम लटका है तो नीचे की ओर बल काम कर रहा है एम जी। कितना बल काम कर रहा है? एम जी बल काम कर रहा है। तो अंडर में यहां पर कैपिटल एम आएगा। ये जो स्मॉल एम है वो तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। ये जो स्मॉल एम क्या है? द्रव्यमान बट्टे में लंबाई, द्रव्यमान बट्टे में लंबाई, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो यहां से देखिए द्रव्यमान की जगह हम लिख सकते हैं आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन को हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई और घनत्व को हम लिख रहे हैं यहां पर डी से। घनत्व को किससे पुट कर दे? डी से पुट कर दे। तो देखो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगी, स्मॉल एम के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू डी, ए इंटू डी यहां पर पुट किया जा सकता है। तो देखिए इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 1/12 अंडरूड में कैपिटल एम जी बट्टे में पाई आर स्क्वायर डी हम पुट कर सकते हैं। तो ये कब है आवर्ती? जब तार की स्वाभाविक आवृत्ति और संवृत्तर की आवृत्ति सेम हो जाए, अर्थात अनुनादीय स्थिति हो जाए। तो अनुनादीय स्थिति में जो प्रणोदित मतलब दोलन है वो बाह्य आवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं संवृत्तर के द्वारा, खुद की आवृत्ति भी होती है, आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अनुनादीय स्थिति में जो आवृत्ति का फॉर्मूला है वो आपको ये लेकर चलना है। देखो यहां से डोरी के कुछ नियम बाहर निकलते हैं, एक एक करके उन डोरी के नियमों को हम देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले से हम समझ लेंगे। देखिए डोरी के कौन कौन से नियम हैं। डोरी के नियम, पहला जो नियम है वो है लंबाई का नियम। लंबाई का नियम, देखिए लंबाई का नियम क्या है वो आप यहां से ही इस फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं कि जब टी और एम नियत हो, टी और स्मॉल एम क्या हो? टी व एम नियत, तनाव और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान जब नियत रहता है तो आवर्ती है वो लंबाई के दोनों सेतु है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, या आप ये कह सकते हैं डोरी की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर हम n इंटू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हैं और यहां से हम n1 L1 बराबर n2 L2 भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे को मिल चुका है लंबाई का नियम। अब मैं बात करता हूं दूसरा नियम। डोरी का जो नियम है उसमें जो दूसरा नियम है वो है द्रव्यमान का नियम। द्रव्यमान का नियम, शुद्ध द्रव्यमान का नियम है वो क्या है वो देख लीजिए। अब की बार टी व एल नियत रहेंगे, टी और एल नियत रहेंगे तो जो आवर्ती है वो प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से टी और एल नियत रहेंगे तो एन है वो स्मॉल एम के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होने वाला है। अब मैं बात करता हूं यहां पर घनत्व का नियम। घनत्व का नियम, तो देखिए घनत्व के नियम में जो आवर्ती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर आप देख लेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो इसमें लंबाई और तो त्रिज्या है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान लटकाने से लंबाई में कमी लंबाई में वृद्धि हो रही हो या जो रेडियस है उसमें कोई फर्क पड़ रहा हो। ये दोनों चीजें क्या हो रही, मतलब यहां पर बाकी की चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो n और d एक दूसरे के मतलब n है वो n घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं यहां पर चौथा जो नियम है वो है तनाव का नियम। तनाव का जो नियम है इसमें L और M, L व M नियत होना चाहिए। L और M क्या होना चाहिए? नियत। तो यहां से L और M नियत है तो जो N है वो √T के समानुपाती होगा। एक नियम और देख लीजिए जो कि मेल्डी का नियम है, और जो मेल्डी का नियम है वो मैंने आपको यहां पर पहले भी बता दिया है
कि यदि यहां पर जो लूप है उनकी संख्या p होती है तो p और √t है, दोनों एक दूसरे के, देखो p और √t दोनों एक दूसरे के गुणन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या इन दोनों का गुणनफल है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ये कुछ डोरी के नियम थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, सीधे फॉर्मूले से सीधे आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो है इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेते हैं, उनको पहले सोल्व कर लेते हैं। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी डोरी में अपरिगामी तरंगों का निर्माण होता है तथा डोरी 5 लूपों में कंपन करती है। ये तरंग वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो तो n का मान क्या होगा? वैसे हमारे पास में n जो आवर्ती है उसका सीधा फॉर्मूला है P/2L × V, ये हमारे पास में एक सीधा सा फॉर्मूला है। तो यहां पर P की जो वैल्यू है वो है 5 और 2L का जो मान है वो 10 और V का मान है 20। तो n बराबर हमारे पास में 5 हर्ट्ज आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 5 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए कि एक वाद्य यंत्र पर डोरी की लंबाई 50 सेमी है तथा इसके मूल स्वर की आवृत्ति 270 हर्ट्ज है। यदि 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करना हो तो डोरी की लंबाई क्या होगी? यदि आपको अधिक आवृत्ति का स्वर चाहिए तो लंबाई कम हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और जो आवृत्ति है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम ये जानते हैं कि N1 L1 बराबर N2 L2, हमें L2 यहां से फाइंड आउट करना है, तो N1 बट्टे में N2 इंटू में L1। तो N1 की जो वैल्यू है वो है 270, L1 है वो 50 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। N2 कितना है? 1000। यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया। इस 27 को 5 से गुणा करेंगे 135, 135 में 10 का भाग लगाएंगे तो 13.5 सेमी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक तने हुए तार में उत्पन्न आवृत्ति को 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज करने के लिए इसके तनाव में कितना परिवर्तन करना होगा? तो देखिए हम क्या जानते हैं, बाकी की राशियां यदि चेंज नहीं होती, आवर्ती का फॉर्मूला हमारे पास में है P/2L √T/m। तो जो n है वो तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो यहां से N1/N2 बराबर T1/T2 का रूट। तो यहां से आपके पास में N1 का मान है 100, इसका मान है 400, ये हमारे पास में है T और ये हमारे पास में है T2। वर्ग कर दीजिए तो 1/16 बराबर आ गया हमारे पास में T/T2 और T2 बराबर आ गया हमारे पास में 16T। T2 बराबर कितना आ गया? 16T प्राप्त हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, 2 मीटर लंबी डोरी दोनों सिरों से कसी हुई है। यदि डोरी 500 हर्ट्ज आवृत्ति से चौथी विधा में कंपन करती है तो तरंग की चाल क्या होगी? देखिए हमें लेंथ दे रखी है, विधा दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, v पूछा है। चलिए तो देखिए चाल v बराबर होता है n लैम्बडा। तो n का मान हमें 500 दे रखा है, लैम्बडा यहां से फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से चौथी विधा में तो 4 गुणा λ/2, ये टोटल लंबाई 2 के बराबर होगा। तो यहां से λ बराबर आ जाएगा 1 मीटर। तो यहां हम 1 पुट कर देंगे, v का जो मान है वो आ जाएगा 500 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक 7 मीटर लंबी डोरी का द्रव्यमान 0.035 किलोग्राम है। तो यदि डोरी में तनाव इतना है तो डोरी में का तरंग वेग क्या होगा? तो v बराबर होता है √T/m। T का जो मान है वो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 60.5 स्मॉल m, जो कि कुल द्रव्यमान 0.035 बट्टे में लंबाई 7, इसका भाग लगा देंगे। तो देखिए 0.0
0.05, तो 0.005, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, ये हमें मिल चुका है। यहां से देखिए क्या मिलने वाला है, 5 का भाग लगाएंगे तो इसमें 121.00, तो ये हमारे को मिल चुका है 121 का अंडूड हो गया 11, 100 का अंडूड हो गया 10, तो 110 मीटर प्रति सेकंड आंसर प्राप्त होने वाला है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने किसी डोरी में उत्पन्न अपरिगामी तरंग के बारे में चर्चा की, उसके साथ में मेल्डी का एक्सपेरिमेंट भी देखा और सोनोमीटर को भी अच्छे से यहां पर समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपरिगामी तरंग का एक और स्थिति हम लेकर चलेंगे, ऑर्गन पाइप। वहां पर हम खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अपरिगामी तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।